एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, कोलाइड करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, कोलाइड करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट जा रहा था, ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन आज से पहले भी पूछा गया है, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज से पहले भी पूछा गया है, और मॉलिक्यूलरिटी भी आज से मैंने उसको एक ही सरिया दे दिया, एक ही बोरी रेत की दे दी, एक ही बोरी सीमेंट की दे दी, क्या तब भी ताजमहल बनेगा? नेवर। ताजमहल तब बनेगा जब आप बेहतरीन क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्टेंट दोगे। पत्थर, रेत, बशीरा बड़ा होके मिस्त्री बना। अच्छा, और मैंने उसे बोला कि मेरी बीवी के लिए ताजमहल बनाना है, और उसने मुझे बोला कि मास्टर जी 2 करोड़ रुपए लगेंगे, 2 करोड़ दे दो, ताजमहल ले लो। मैंने 2 करोड़ रुपए दिया, 2 करोड़ उसने लिया, बट वो ताजमहल नहीं बना। कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि वो ताजमहल क्यों नहीं बना रहा? ये विदाउट वजाहिद सर, ये विद वजाहिद सर। वजाहिद सर ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। जो काम 1 साल में होना था, वजाहिद सर ने 1 महीने में कर दिया। तो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर, थोड़ा सा बीमार नजर आ रहा हूं, बट एनर्जी में कोई कमी नहीं है। आपका भाई दैट इज वजाहिद हुसैन एक नया चैप्टर लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ है। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज बिल्कुल नया चैप्टर है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। फिजिक्स के भी 3 चैप्टर में खत्म कर चुका हूं, और बायो में जोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और बॉटनी का भी फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखा है। उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पे आप जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, और आपको वो चैप्टर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। 1 मैन आर्मी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, स्क्रिप्ट से लेकर वीडियो एडिटिंग तक मैं ही कर रहा हूं। सिर्फ थंबनेल के लिए एक मेरा भाई मदद कर रहा है, दैट इज शाकिर। बहुत दूर से है, मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस तकरीबन 250 किलोमीटर का है, बट आई अप्रिशिएट कि वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा, अभी छोटा सा चैनल है, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे इसको बड़ा करने की, और आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते, या वो कैरी मिनाटी के वो वर्ड्स होते हैं ना, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी गाली दे रहा है, गाली के बिना शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है, डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये हमें बताती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन कितनी तेजी से चल रही है, मतलब रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं कि हम जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं। अगर रिएक्टेंट वेट कर रहा, मतलब काफी टाइम ले रहा है, मतलब तकरीबन 2 साल ले रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो रिएक्शन कैसी है? वो रिएक्शन स्लो है। और अगर वो 0.1 सेकेंड में या 1 सेकेंड में ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो रिएक्शन कैसी है? फास्ट है। यही हमने पढ़ना है कि रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के पढ़ने को ही केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। सिंपल सरल भाषा में बोलूं कि रिएक्शन स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, इसको पढ़ने को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है? मेरी बात ध्यान से समझना, ये डिपेंड करता है कि अगर रिएक्टेंट जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहे हैं, या रिएक्टेंट जल्दी ना करके स्लो खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्ट स्लोली बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और अगर रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहा है, तो सच्चा रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन।
ये स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है। तो ये डिपेंड किस पे किया, ये डिपेंड किया कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अगर स्लोली कन्वर्ट हुआ तो स्लो रिएक्शन, अगर जल्दी कन्वर्ट हुआ तो फास्ट रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखोगे तो मैं आगे ROR का इस्तेमाल करूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो इज द केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट है या केमिकल रिएक्शन कितनी स्लो है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, के किस तरह से प्रोडक्ट खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। रेट आ जाता है तो टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, और हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता किससे चला सकता है, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें पता है वक्त के साथ रिएक्टेंट कम हो जाते हैं तो ये नेगेटिव साइन, और वक्त के साथ रिएक्टेंट बढ़ते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इज आल्सो अ रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से लिखते हैं, एक अगर हम रिएक्टेंट के टर्म पे लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर हम प्रोडक्ट की टर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना, हमें पता कैसे चलता है कि रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है, वो हमें पता चलेगा कि अगर स्लोली रिएक्टेंट कम हो रहे हैं और स्लोली प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन स्लो है, और अगर जल्दी प्रोडक्ट खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है तो रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। तो वही लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं रिएक्टेंट, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। मान लीजिए रुबीना है, ये कन्वर्ट होती है परवीन में, दैट इज प्रोडक्ट। अगर ये जल्दी कन्वर्ट हो जाती है तो फास्ट है रिएक्शन, अगर ये स्लोली कन्वर्ट होती है तो स्लो है रिएक्शन। तो आप जब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते तो कैसे बताते हो, आप बताते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यही दो बेसिस है जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकते हो। अब तो ग्राफ को समझ, ग्राफ को कैसे समझना है, वाई एक्सिस में तूने कंसंट्रेशन लेनी है और एक्स एक्सिस में तूने टाइम लेना है, ठीक है। तुझे पता है वक्त के साथ रिएक्टेंट कम हो सकते हैं, ये रिएक्टेंट कम हो गई, और वक्त के साथ प्रोडक्ट क्या कर सकता है, बढ़ जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई, ये चीज समझनी है तूने। क्या ग्राफ इसका कैसे है, रेट ऑफ रिएक्शन का, कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वक्त के साथ कम हो जाती है, अगर जल्दी जल्दी कम हो रही है तो फास्ट रिएक्शन, और स्लोली कम हो रही है तो स्लो रिएक्शन, और वक्त के साथ प्रोडक्ट बढ़ते हैं, अगर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं तो फास्ट रिएक्शन, अगर स्लोली बढ़ रहा है प्रोडक्ट तो स्लो है रिएक्शन। तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से जब रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट कम होते हैं और प्रोडक्ट बढ़ता है। रुबीना किस तरह से कम होती है और परवीन किस तरह से बढ़ती है, ठीक। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप स्टडी करते हो तो आप ये देखते हो कि आप दो तरह का रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज ROR का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, और एक इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है। दो तरह का रेट ऑफ रिएक्शन है, एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे होगे तो आप जो टाइम कंसीडर करोगे वो ज्यादा कंसीडर करोगे, जो चेंज इन टाइम है वो ज्यादा है।
मतलब आप एक सेकंड के लिए रिएक्शन को स्टडी नहीं करोगे, आप रिएक्शन को देखोगे तकरीबन एक साल के लिए, तकरीबन 24 घंटे के लिए। अगर टाइम ज्यादा कंसीडर कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो चेंज आएगा रिएक्टेंट में वो बड़ा चेंज आएगा, तो बड़ा चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन बड़ा चेंज इन टाइम इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट की टर्म में कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। ये नेगेटिव साइन में बार बार बोल रहा हूं कि ये इसलिए आया है क्योंकि वक्त के साथ रिएक्टेंट कम हो जाता है। मतलब अगर पहले रिएक्टेंट कितना था 100, बाद में रिएक्शन चली तो कितनी बच गई 50, बाद में कितना बचा 50, पहले कितना था 100, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या माइनस में ही होगा ना, ये बात बोल रहा हूं। और अगर आप रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो छोटे टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए, एक सेकंड के लिए या 0.1 सेकंड के लिए, तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएंगे, जो रिएक्टेंट बदलेगा वो छोटा बदलेगा, बट रिएक्टेंट कम होगा तो नेगेटिव साइन, तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे डी। मैं बार बार आपको बोल चुका हूं कि छोटा डी मतलब छोटा चेंज, ये जो डेल्टा लिखा है ये बड़ा चेंज है। और अगर आप प्रोडक्ट की टर्म पे लिखोगे इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ROR इज इक्वल टू छोटी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय छोटा टाइम चेंज। मतलब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो छोटे टाइम के लिए तो वो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है, और अगर बड़े टाइम के लिए पढ़ रहे हो तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट कैसे लिखोगे आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये आ गया टाइम, तो आपको पता है कि टाइम इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर सेकेंड। शुड आई रिपीट? नो सर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप ये चीज प्रोडक्ट के लिए भी देखोगे तो प्रोडक्ट की भी तो वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किस में लेंगे, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये सेकंड दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर सेकंड। ये किसकी यूनिट रहेगी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रहेगी। ठीक है, अगर आपको ये सिंपली यहां पे दिक्कत आ रही है कि किस तरह से ये वाला सेकंड इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब आपको मैथ्स नहीं आता। मैं दोबारा सिखा देता हूं। देखो, ये मैंने लिखा मोल्स, नीचे क्या लिखा लीटर, और उसके नीचे सेकंड है। मुझे पता है सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सिंपल मैथ है। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैसे हो जाएगा, मोल्स पर लीटर और इंटू 1 अपॉन सेकेंड। तो मोल्स इंटू 1 दैट इज मोल्स, और नीचे क्या आएगा, लीटर सेकंड। तो वही क्या हुई, दैट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब पूरा चैप्टर सिर्फ 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पे, 3 फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। एक वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, दूसरा डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे, और तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वो 3 फैक्टर से कौन कौन सा, एक कंसंट्रेशन, दूसरा कैटलिस्ट, तीसरा टेम्परेचर, और इसी पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर हमें ये 3 फैक्टर अच्छे से समझ आए तो हमें ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आने लग जाता है। कंसंट्रेशन वाली जो चीज है वो अच्छे से हमें समझ आती है, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अच्छे से पढ़ रखा है? हाँ, जब हम क्लास 11th में थे तो वहां इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ रखा है, बट इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कैसे, विद एन एग्जांपल। मैं बोल रहा हूं कल को बशीरा बड़ा होके मिस्त्री बना। मिस्त्री बनना कोई बुरी बात नहीं है, हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हमारा दिमाग बड़ा हो।
अच्छा मिस्त्री भी बन सकता है, ऐसा मिस्त्री भी बन सकता है जो ताजमहल बनाए। ठीक है, तो आपने दिमाग में ये फैक्टर निकाल दो कि गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो हम अच्छी जगह पहुंचेंगे। नेवर। वी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा दिमाग बढ़े, हम अच्छी चीजें सीखने के लिए पढ़ते हैं, हम दिमाग बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। नौकरी पाने के लिए अगर पढ़ोगे फिर नौकर ही बन के रह जाओगे, ये बात अपने जहन में डाल लो। ठीक, उसके बाद मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि कंसंट्रेशन जो फैक्टर है वो अच्छे से समझ आता है ऑन द बेसिस ऑफ दो लॉ। एक है लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा मैं आगे जाके करवाऊंगा, दैट इज रेट लॉ। आप अच्छे से समझना कि मैं बोल रहा हूं मिस्त्री, बशीरा बड़ा होके मिस्त्री बना, अच्छा, और मैंने उसे बोला कि मेरी बीवी के लिए ताजमहल बनाना है, और उसने मुझे बोला कि मास्टर जी 2 करोड़ रुपए लगेंगे, 2 करोड़ दे दो, ताजमहल ले लो। मैंने 2 करोड़ रुपए दिया, 2 करोड़ उसने लिया, बट वो ताजमहल नहीं बना रहा। कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि वो ताजमहल क्यों नहीं बना रहा? जल्दी 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 है। चोर निकला होगा ना? वो चोर नहीं है, ईमानदार है बशीरा। वो ताजमहल इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैं उसको मटेरियल नहीं दे रहा। मतलब मैंने बनाना प्रोडक्ट क्या है? ताजमहल। मैंने उसको उसके दिमाग के 2 करोड़ दे दिए, बट मैंने ना उसको मजदूरे दिए और ना मैंने उसको मटेरियल दिया। मतलब मैंने उसको रिएक्टेंट दिया ही नहीं, तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? ना। मान ले कि मैंने उसको एक ही सरिया दे दिया, एक ही बोरी रेत की दे दी, एक ही बोरी सीमेंट की दे दी, क्या तब भी ताजमहल बनेगा? नेवर। ताजमहल तब बनेगा जब आप बेहतरीन क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्टेंट दोगे। पत्थर, रेत, बजड़ी, सीमेंट, सरिया दोगे, दरे, दरवाजा, लकड़ दोगे, तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो अच्छे से दोगे, अच्छे से प्रोडक्ट बनेगा, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में दोगे उतनी जल्दी जल्दी बशीर साहब प्रोडक्ट बनाएंगे। जल्दी जल्दी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा बनाने का, क्योंकि वो अपाहिज नहीं है, कामचोर नहीं है। तो मैंने वही लिखा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि वो किस पे डिपेंड करता है? कि रे आर ओ आर, सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आर ओ आर is directly proportional to the concentration of reactant। वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। रेस टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब ये वाले जो ए के आगे छोटा ए है, बी के आगे बी है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन is equal to product of concentration of reactant, that is A and B raised to power their stoichiometric coefficient। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा और यहां पे क्या आ जाएगा? दैट इज के। क्या आएगा? के। वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। के अभी याद रखो कि ये एक रेट कांस्टेंट है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी। मैं बोल रहा हूं कि अगर के ए कंसंट्रेशन 1 हो जाए और उसकी पावर भी 1 हो जाए, और बी की कंसंट्रेशन भी 1 हो जाए और उसकी पावर भी क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के 1 इंटू 1। तो के किसके बराबर हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर हुआ। K is the rate of reaction when concentration of reactant is unity। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि K rate of reaction ही है जब concentration of reactant and reactant क्या है? 1 है। मैं बोल रहा हूं ये लॉ कुछ रिएक्शन में वैलिड नहीं है, इसलिए हमने रेट लॉ लाया और वहां पे हमने क्या किया? जो ये पावर्स थी उनको चेंज कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा वो लॉ, दैट इज रेट लॉ। बट इससे पहले मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट दे देता हूं। बहुत बार बोर्ड वाला मॉलिक्यूलरिटी पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है इट इज द सम ऑफ, मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट? मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ पावर्स रेज्ड इन द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी। यही है ना लॉ ऑफ मास एक्शन।
इन दो पावर्स को सम करोगे जब, मतलब स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट को जब आप सम करोगे, जैसे a प्लस बी करोगे तो वो है मॉलिक्यूलरिटी। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती। इसको मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूं तो ये चीज समझो कि क्या है कि a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे ही है ना। इन दो पावर a और b का जो सम है वही है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो आप खुद सोचो, क्या ये a और b रियलिटी में कोई नंबर होंगे ना? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, है ना, जो कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो ये ज्यादा भी नहीं हो सकते, मतलब ये 1, 2 और 3 हो सकते हैं। इन दोनों को सम करो, 1, 2, 3 आएगा। और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, नेगेटिव कैसे होंगे? नेगेटिव चीज थोड़ी कोलाइड होकर के प्रोडक्ट बना रही है। तो इस चीज का ध्यान में रखना। मॉलिक्यूलरिटी इज सम ऑफ a प्लस बी, मतलब वो जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम है। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स a और b के जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे। ये एक, मतलब एक अकेला भी बना सकता है, ये 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 2 हुए, ये 1 हुआ तो ये 3 हो जाएंगे। ये ज्यादा बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जब रिएक्टेंट कोलाइड करता है तभी प्रोडक्ट बनता है। ज्यादा हो जाए तो इनकी कोलिजन नहीं पॉसिबल है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो लॉ आपने पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बहुत जगह वैलिड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक नए लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस लॉ में चेंज क्या है कि यहां पे भी यही चीज है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी यही चीज बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ए और बी पे ही डिपेंड करेगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी बट रेज टू देयर एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट। मतलब इस बार जो कोफिशिएंट होंगे वो ए और बी ना करके क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे। ये एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट होते हैं। ये वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा तो दोबारा के आया, दैट इज कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ इज व्हाट? कैटरीना कैफ इज द रेट कांस्टेंट। शुड आई रिपीट? नो सर, रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता चुका हूं। मॉलिक्यूलरिटी अगर समझ नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चे, तो प्लीज जितना मैंने बताया है उतना ही दिमाग में रखो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन से बना मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉ से, ये जो नया लॉ है दैट इज रेट लॉ, इससे बना है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ द पावर रेज्ड इन रेट लॉ। रेट लॉ में क्या था? दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये जो दो पावर्स थी, ये जो दो पावर्स का सम है, ये दो पावर्स का सम है, जैसे x प्लस वाई, ये क्या है? दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? x प्लस वाई। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, कोई भी नंबर हो सकता है। ये नेगेटिव हो सकती है और ये फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, बट मॉलिक्यूलरिटी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन आज से पहले भी पूछा गया है, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज से पहले भी पूछा गया है, और मॉलिक्यूलरिटी भी आज से कई पहले भी बहुत बार पूछी गई है। तो ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें सिलेबस में है, इसको हमने अच्छे से डिस्कस करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म। मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन जो कभी भी एक ही कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती। बहुत सारी रिएक्शंस आती ऐसी हैं जो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड ही नहीं करेंगी, उसकी कितनी मात्रा ले रहे हो उस पे डिपेंड ही नहीं करेगी। ज्यादा नहीं सोचना है, तूने बोर्ड के लिए पढ़ना है तो जैसे बता रहा हूं वैसे सीख ले।
ठीक। अच्छा देख, मैं इसके लिए मैं जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 0, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड नहीं करती, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सिर्फ के इंटू 1 आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने क्या क्या निकालना है? आपने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि के कितना निकलता है, के का फॉर्मूला निकालना है और हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी आपने करना है क्या? के की वैल्यू भी निकालनी है और हाफ लाइफ पीरियड भी निकालना है। तो ध्यान से समझो, हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे चलेगा। मुझे एक और इक्वेशन पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt, बट ये ए रिएक्टेंट है तो कम होगा तो माइनस लगेगा। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी? सेकंड। इसका राइट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, राइट हैंड साइड खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखूंगा? k इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब dt को इधर ले आओ, तो क्या लिखा? k dt, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आया? माइनस डी ए। इस डी को इधर ले आओ, ये आ गया डी ए इज इक्वल टू, ये आ गया इस तरफ जाएगा तो माइनस के डी टी। मुझे के की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले बोल रखा है कि के मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, को के निकालना है। तो अब आपको पता है कि इस तरफ भी डी ए है, इस तरफ भी क्या है? डी ए। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। ठीक है, डी ए की इंटीग्रेशन क्या होगी? ए। ये विदाउट लिमिट वाली इंटीग्रेशन है, हमने इधर लिमिट नहीं लगाई है। तो जब लिमिट नहीं लगाए तो तब क्या होता है? यूनिक चीज वो भी बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज सिंपल, दैट इज ए, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए और माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के, तो वैसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा? टी, बट ये विदाउट लिमिट वाली है, तो इस तरफ आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट आपने ऐड किया। ये कांस्टेंट क्यों ऐड किया है? यहां पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, बट लिमिट नहीं है, इसलिए एक सी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब देख, मैं बोल रहा हूं एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो था वो ए नॉट था। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ए इनिशियली बहुत ज्यादा होगा। इनिशियली ए क्या होगा? बहुत ज्यादा। मतलब ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है, ये वाला ए जब इनिशियली रहा होगा तो वो ज्यादा होगा, तब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, मतलब 100 kg रहा होगा, जब चला तो ये कम हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो जब हम इस इक्वेशन में t 0 रखते हैं, ये t की जगह हमने 0 रखा, तो ये c, तो ये a क्या आ जाएगा? a नॉट। तो a नॉट इज इक्वल टू के 0 0 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? a नॉट होगी। ये इक्वेशन मान के चलो, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू a नॉट इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में c की वैल्यू a नॉट रखो, तो ये क्या आ गया? a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस
प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा ए नॉट। नजर मारो ना जरा इस पे, ये वाली इक्वेशन मैंने ये वाली इक्वेशन इधर रखी है, बट सी की जगह मैंने क्या रखा है, ए नॉट रखा है। वेरी गुड। मुझे क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है ना, के की वैल्यू निकालनी है। तो के टी उधर चला जाएगा, के टी इधर चला गया, ए नॉट इस तरफ का ऐसे ही है, ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस ए आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब के की वैल्यू क्या निकली, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी। मेरे पास के की वैल्यू निकल गई है। मैंने पहले बोला था कि आपको के लिए डेरिवेशन पूछेगा वो, और हाफ लाइफ टाइम के लिए भी पूछता है। किसके लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए भी, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए। हाफ लाइफ टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया कि जब टी की वैल्यू आधी है, जब टी की वैल्यू आधी है, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए अपने शुरू वाली कंसंट्रेशन से आधा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? जब आप आधी उम्र के हो जाओगे, मतलब अगर मेरी उम्र 80 साल है तो मेरी आधी उम्र क्या होगी, 40। अगर मेरी उम्र 20 साल है तो आधी उम्र क्या है, 10। तो अगर रिएक्शन जब जो रिएक्शन है उसकी आधी कंसंट्रेशन जो मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक रिएक्शन चलती है जो 40 सालों में कंप्लीट होती है, तो जो उसका रिएक्टेंट है वो आधा हो जाता है 20 सालों में, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया, 20 साल, क्योंकि वो 20 साल में आधा हो गया है। बात समझ आया कि नहीं आया? अब मुझे ये पता है कि k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। यही है k की वैल्यू, आपने अभी निकाली है k की वैल्यू, ये निकाली है ये। मुझे अब t हाफ निकालना है। अब आपको पता है जब t हाफ निकालना है तो टाइम आधा और कंसंट्रेशन ऑफ ए भी क्या हो जाएगी, दैट इज इनिशियली के आधी हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 डिवाइडेड बाई टी बाई 2। ये t बाई 2 को उठाओ और इधर ले आओ, हाफ लाइफ पीरियड, और k को नीचे ले आओ। तो हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू ए नॉट में से आधा ए नॉट चला गया, मतलब एक सेब था, आधा सेब आपने खा दिया, बचा कितना, आधा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, के। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, टी बाई 2 इज इक्वल टू एक सेब था आधा खा दिया, एक सेब था आधा खा दिया, तो कितना बचा, आधा, ए नॉट अपॉन 2 डिवाइडेड बाय के। आप सबको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ए नॉट, ये तो इसी के साथ 2 के, ये हाफ लाइफ पीरियड का क्या आ गया, फॉर्मूला हो गया। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चों को ना इस कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। आ सकती है दिक्कत, क्यों नहीं आ सकती, आ सकती है, मैं बोल रहा हूं आएगी। बहुत सारे बच्चों को आती है दिक्कत। कैसे आती है देख, कुछ बच्चे बोलते हैं यार ये ए नॉट है अपॉन 2, ये के है, तो ये इसको सॉल्व करना है, तो आप इधर डिनोमिनेटर में 1 लिख दो, तो अगली सॉल्व क्या होगा, ए नॉट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के। तो क्या के डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ ना, तो देख के डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ। और कुछ इतने तेजस्वी बच्चे हैं ना जिनको मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रखा है मैथ, वो भी ये सोच रहे होंगे यार ए नॉट में से जब ए नॉट बाई 2 गया तो ए नॉट बाई 2 क्यों आया, क्यों आया, देख इधर कर इसको बोर्ड टाइप मेथड, दो ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, 2 ए नॉट में से एक ए नॉट गया तो कितना बचा, ए नॉट अपॉन 2। ये बात बोलता हूं। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो गया कि रिएक्शन चल रही है, मतलब अशरफ परवीन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड करता है, और किस पावर से करता है, फर्स्ट पावर से करता है। उस केस में, इस केस में क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती थी, तो ये पावर क्या आती थी, 0,
तो रिएक्शन क्या हो जाती थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस केस में पावर क्या है, पावर क्या है इस केस में, 1, तो रिएक्शन कौन सी हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वही मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म, एक ही कंसंट्रेशन टर्म, और उसकी पावर कैसे है, 1 है। अशरफ कन्वर्ट हो रहा है बशीरे में, और रेट ऑफ रिएक्शन अशरफ पे डिपेंड करती है, बट उसकी पावर 1 पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि अगर बी है तो बी पे वो डिपेंड ही नहीं करता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको और इसको सम करो तो 1 + 0 = 1 ही हुआ ना, इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये तो मैंने लिख ही नहीं रखा। ये रिएक्शन को, ये इक्वेशन कौन सी होगी, ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट रिएक्शन होगी। सेकंड रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -dA/dt की कंसेंट्रेशन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड खुद ब खुद बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा KA की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू -dA/dt। अगर मैं कहीं ए भी लिख दूं तो उसका मतलब ही यही है कि ये मैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, शुड आई रिपीट, नो सर। इस ए को लेके आओ नीचे, इस dt को लेके आओ ऊपर, ए को नीचे ले आओ, dt को ऊपर लेके आओ। ठीक है, k dt इज इक्वल टू, ये ए नीचे चला जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, dA/, ठीक। अब इसको उठा के इधर ले आओ, उसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक, उठा के इधर ले आओ। तो मैं इसको लिख रहा हूं DA, नेगेटिव में था तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में था इस तरफ पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में, -K dt। इसको थोड़ा और डिजाइन से लिखें तो ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/A dA इज इक्वल टू -K dt। ठीक है, अब खुद सोचो, खुद थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहां dt आ गया dA और यहां पे भी dt आ गया, तो अब आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा विदाउट लिमिट वाला, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, के दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ। ये लगाया इंटीग्रेशन, ये देखना, इंटीग्रेशन 1/A dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -K dt। बट मसला ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है इंटीग्रेशन लगाते वक्त, ये वाला इंटीग्रेशन आपने बड़ा कम पढ़ा है बट बहुत कम को पढ़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि जब कभी भी 1/x dx की इंटीग्रेशन हो तो वो होता है नेचुरल लॉगरिथम x। अभी आप देखो तो इसकी जगह आप a पढ़ रहे हो और इसकी जगह भी आप a देख रहे हो, तो आपका फॉर्मूला क्या देखना है, देखना 1/A की कंसंट्रेशन और dA पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ रहे हो ना, x की जगह a लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, नेचर लॉग a। अगर नहीं आ रहा है इसका, अगर नहीं आ रहा है तो इसको रट्टा मार लो, अभी तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना हम, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो रट्टा मार लो अभी के लिए। और इसको कैसे लिखेंगे, इधर इधर देखना, इसकी इंटीग्रेशन जब करोगे तो नेचुरल लॉग a आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू, मुझे पता है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा -K, और इंटीग्रेशन क्या है dt, और dt की इंटीग्रेशन अभी बताई कि t होती है, क्या होती है, t। तो मैं इसको फाइनलाइज इधर कर रहा हूं, ठीक है, कहां कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं। और कैसे कर रहा हूं देखना ध्यान से, अच्छे से समझना, मैं क्या लिख रहा हूं, नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू -K, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज dt। और आप सबको पता है कि ये विदाउट लिमिट वाली इंटीग्रेशन है, तो यहां पे एक c ऐड होगा और ये इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। और यहां पे भी वैसे ही चलना है, यहां पे भी आपने k की ही वैल्यू निकालनी है, यहां पे भी अगर आप ध्यान दो तो किसकी वैल्यू निकालनी है, k की और t/2 की, k रेट कांस्टेंट की और हाफ लाइफ पीरियड की। ठीक है मेरा बच्चा, ध्यान से समझना, देख मैं बोल रहा हूं व्हेन जब
t इज इक्वल टू 0 होगा, जब टाइम 0 होगा, तब A की कंसंट्रेशन A0 हो जाती है। मतलब जब शुरू शुरू का टाइम होगा तो हमारा A कहीं पे भी जाया नहीं हो रहा होगा, हमारा जो A है वो A0 होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी इसकी। अगर शुरू शुरू में 100 किलो है तो 100 किलो होगा, आस्ता आस्ता ये कम होगा, ये कम होगा। ठीक, तो जब हमने इधर T0 डाला तो ln A इज इक्वल टू माइनस टी की जगह रखा 0 प्लस सी, तो ये A0 हो जाएगा। तो ln A0 बाहर लिखो अंदर लिखो कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये C पुट C इज इक्वल टू ln A0 कंसेंट्रेशन, मतलब शुरू की कंसेंट्रेशन, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में डाल दो, इसको उठाओ और C की जगह डालो, तो ये क्या होगा, ln A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln A0। इसको उठा के इधर और इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर, क्यों इसको उठा के उधर, क्यों, क्योंकि यहां पे KT आ जाएगा ना चचा। जब KT आ जाएगा मतलब K हमने निकालना है, तो KT कितना हो जाएगा, ln A0 माइनस ln A। इस रिएक्शन से मैं K निकालूंगा अगले पेज पे, देख इधर कैसे, KT इज इक्वल टू ln A0 माइनस ln A। शुड आई रिपीट, इधर देख ले, ये वाली रिएक्शन उठा के मैंने कहां रखी है, इधर। अब यहां पे मैं एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, लॉग वाले फॉर्मूले को। कैसे, ln A माइनस ln B इज इक्वल टू ln A अपॉन B। जब एक लॉग का फंक्शन दूसरे के साथ माइनस हो रहा हो तो उसको हम log A बाई B लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, KT इज इक्वल टू ln A0 डिवाइडेड बाई A। अब एक और फंक्शन यहां पे या एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला है कि जो नेचुरल लॉग A होता है वो 2.303 लॉग A के बराबर होता है। ये नेचुरल लॉग है, ये लॉग टू द बेस 10 है, या सिंपल लॉग है। मतलब अगर इस लॉग को इस LOG में कन्वर्ट करना है तो तू 2 से मल्टीप्लाई करेगा या 2.303 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 अपॉन A। अब तुझे पता है कि तूने क्या करना है कि K की वैल्यू निकालनी है, तो ये T यहां से उठेगा और नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log A0 अपॉन A। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शुड आई रिपीट? नो सर। इसके बाद आपने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड क्या चीज होती है। हाफ लाइफ पीरियड, थोड़ा पीछे जाना, दोबारा सुन लेना अगर नहीं आता। हाफ लाइफ पीरियड मतलब जब टाइम आधा हो जाए, वो टाइम जब A की कंसंट्रेशन A0/2 हो। समझ आया कि नहीं? वो वक्त जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधी हो जाए, मतलब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई 40 सालों में और 20 सालों में रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट आधी होगी, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? 20 साल होंगे। मुझे यह पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग A0 अपॉन A है। यही जानते हैं हम। ये K की वेरिएशन हमने निकाल चुके।
बट थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हमने करना क्या है कि टी निकालना है आधा, तो तब उस वक्त तो ये ए भी क्या हो जाएगा, a/2 या a0/2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो k किसके बराबर, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ लॉग a0 अपॉन a0/2। ये उठाओ इधर ले आओ, t/2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k लॉग, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो a0 2 डिवाइडेड बाय a0, ये a0 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कैंसल। तो t/2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 बचा है सिर्फ, और नीचे क्या है k। t/2 इज इक्वल टू लॉग 2 ही बचा ना, इधर इधर और कुछ तो बचा नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया 2.303 इंटू k, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो t/2 इज इक्वल टू 0.619 डिवाइडेड बाय k, ये आएगा। अब इधर हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूले में क्या कोई ए नजर आ रहा है, नेवर। बट अगर आप 2 पेज पीछे चलो और हाफ लाइफ पीरियड किसका देखो, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वहां पे हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन वाले टॉपिक्स हमारा पूरा खत्म हो जाता है। दूसरा हमारा फैक्टर है कैटालिस्ट। व्हाट आर कैटालिस्ट? कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अचानक से बढ़ा दे। जो रिएक्शन 1 साल में हो रही है विदाउट कैटालिस्ट, अगर कैटालिस्ट को डालोगे वही रिएक्शन 0.1 सेकेंड में हो जाएगी। और कैटालिस्ट ये काम ऐसे करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, दैट इज EA। इसको मैं आगे अगले पेज पे समझाऊंगा। ठीक, ये भी हमारा टॉपिक है। ठीक है, सुनना मेरी बात, ये भी हमारा क्या है, टॉपिक है। देख सुनना, आराम से समझना। ये वाला पेज मैं आपको पीछे लगा के उसी के साथ जोड़ दूंगा, थोड़ा आगे पीछे पेज हो गया, कोई इशू नहीं है। कैटलिस्ट क्या करता है, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सब्सटेंस क्या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। देख मान के चल कि ये वाई एक्सिस है, इसमें तूने एनर्जी ले ली है, ये एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, यहां पे तेरे रिएक्टेंट और यहां पे क्या तेरा प्रोडक्ट है। देख ये रिएक्टेंट है, ये इतनी एनर्जी होगी, दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तूने कोई एडिशनल एनर्जी दी ताकि रिएक्टेंट अपने आप को बदल सके, एक ट्रांसिशनल स्टेज पे ला सके। ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट आर गिवन टू चेंज देमसेल्फ इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी is the additional energy given to reactant to achieve the transitional change, ताकि क्या हो सके, ट्रांसिशनल चेंज आ सके। शुड आई रिपीट? और फिर एक बार बदल गया तो मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये वाली जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी ऑफ
प्रोडक्ट। ऐसा समझ ले कि बशीर साहब अभी 12th क्लास में, ये बशीरा है हमारा 12th क्लास में, अब ये मेहनत करेगा तो बदलेगा ट्रांजिशनल स्टेट। वो जो एडिशनल मेहनत करेगा वही इसको एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेशनल एनर्जी है। एक्टिवेशनल एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट टू अचीव द ट्रांजिशनल। समझ आई कि नहीं आई? अब इसको ये एक्टिवेशन के लिए तकरीबन 1 साल लगा। कितना साल लगा? और ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है ये। बट दूसरा ग्राफ देखो, ये मेरे पास एनर्जी है, ठीक, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, बट यहां पे देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा कम है। ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब ये वाली जो रिएक्शन हुई है ये विद कैटालिस्ट हुई है, और ये वाली रिएक्शन जो हुई है ये विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट है। ये विदाउट वजाइद सर है, ये विद वजाइद सर है। वजाइद सर ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। जो काम 1 साल में होना था वजाइद सर ने 1 महीने में करके दिखाया। तो कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसलिए रिएक्शन जो 1 साल में होनी थी वो 1 मंथ में होगी। ये ग्राफ विदाउट कैटालिस्ट का ग्राफ है, ये ग्राफ विद कैटालिस्ट का ग्राफ है। ये रिएक्शन में बोल रहा हूं ये 1 साल लगा है, मैं बोल रहा हूं कभी कभी इसको 20 साल भी लग जाते हैं विदाउट कैटालिस्ट। विद कैटालिस्ट 1 मंथ क्या 1 सेकेंड लग जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट। किया क्या है इसने? वो जो एडिशनल मेहनत कर रहा था बच्चा अकेले, उसको कम कर दिया। वजाइद सर आए, वजाइद सर ने क्या किया कि बच्चा जो खो रहा था, ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जो मैं गधों की मेहनत कर रहा था, बहुत बड़ी मेहनत कर रहा था, उस मेहनत को वजाइद सर ने कम कर दिया। जब कम कर दिया, जितना पढ़ना था उतना बता दिया, और उतने में वो सिलेक्ट हो गया। तो मतलब कैटालिस्ट ने क्या कर दिया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, एडिशनल मेहनत को कम कर दिया। ये हमारा दूसरा फैक्टर था, कैटालिस्ट। अब हमारे पास है तीसरा फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पक्का इंक्रीज करेगी। मतलब अगर किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर आप रिएक्शन को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, मतलब रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। मतलब जिस रेट से हो रही है उसके दुगने रेट से वो रिएक्शन होगी, मतलब और जल्दी होगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। अच्छा, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। व्हाट आर्हेनियस इक्वेशन टॉट अस, या आर्हेनियस इक्वेशन हमें क्या बताती है? आर्हेनियस इक्वेशन हमें बताती है कि टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। द इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन है अशरफ प्लस बशाइरा गिव्स परवीन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए और बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी पे। अगर मैं बोल रहा हूं ये ए है ये बी है, इसका कोफिशिएंट ए है तो ये ए, और ये बी है तो ये बी है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर के की वैल्यू बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, देख ये टेम्परेचर बढ़ेगा,
तो यहां पे k की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है। ये एक इक्वेशन है जो हमें ये बता रही है कि t बढ़ने से k बढ़ता है, k बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। और ये जो इक्वेशन यहां लिखी है, क्या इक्वेशन लिखी है, रट्टा मारना है क्या, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। ये बताती है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, रेट कांस्टेंट जब बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। सर आपको कैसे पता, ये मैथ्स का फंक्शन है। हमेशा याद रखो कि अगर कोई टर्म है उसके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है और उस पावर का जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो मतलब जो ये आगे वाली टर्म होती है, ये के हमेशा ये टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस इतना ही दिमाग में रखो। मैंने क्या बोला कि अगर कोई टर्म है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव, उसका डिनोमिनेटर हमेशा उस फॉर्मूले का जो पहला पॉइंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इधर से सीधा पता चलता है कि टी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस बोर्ड के लिए इतना याद करना है, ठीक। के क्या है, रेट कांस्टेंट। व्हाट इज के, ए इज द arrhenius constant. What is EA? EA is the activation energy. What is R? Is the universal gas constant. What is T? T is the temperature. इसके बाद है कोलिजन थ्योरी। थोड़ा बहुत कोलिजन थ्योरी के बारे में बताना है। कोलिजन थ्योरी क्या है, कोलिजन थ्योरी आपको यह बताती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ये क्या बोलता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। विदाउट रिएक्टेंट के कोलिजन के कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। और देख इधर देखना, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ये एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, कोलाइड करेगा प्रोडक्ट बनेगा, कोलाइड करेगा प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट जा रहा था, दूसरा रिएक्टेंट इसके साथ कोलाइड ही ना किया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, मतलब रिएक्टेंट प्रॉपरली रिएक्टेंट के साथ कोलाइड करना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली रिएक्टेंट के साथ कोलाइड नहीं कर रहा है तो वहां पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। और टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन बढ़ जाती है। मतलब जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा ये तेजी से रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो क्या हुआ कोलिजन से, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से, आग लगाने से कोलिजन बढ़ जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने, अभी मैंने बोला था टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, के बढ़ता है, ठीक है। जब के बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करती है, बढ़ती है। अब मैं आपको ना रेट कांस्टेंट के बारे में 2-3 पॉइंट बताने जा रहा हूं, सुनना। रेट कांस्टेंट थोड़ा बताना चाहिए मुझे, इसलिए बता रहा हूं। रेट कांस्टेंट इज के, रेट कांस्टेंट इज के। क्या बोल रहा हूं, के क्या है, आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी। मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन ही के है जब ए की कंसेंट्रेशन 1 और उसकी पावर भी 1 हो और बी की कंसेंट्रेशन 1 और उसकी पावर भी 1 हो। ये भी 1, ये भी 1, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो के किसके बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। मतलब के क्या है, के इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 1, कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज 1 एंड ए की पावर 1 और बी की पावर भी क्या होगा, 1। के की वैल्यू जो है हमेशा डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, और किसी चीज पे के की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। हमें आर्हेनियस इक्वेशन ने भी यही कहा, के इज इक्वल टू ए ई पावर में ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। तो के की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है टी पे। मैंने आपको ये ई के बारे में शायद कुछ ना बताया हो। ई इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये मैथ्स का एक फंक्शन है, ज्यादा इस पे गौर नहीं करनी है, बस याद रखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और के की जो यूनिट है, के की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन पे। वो कैसे समझाना जरा देखो इधर। मान के चलो कि अगर जीरो ऑर्डर है रिएक्शन, जीरो ऑर्डर है रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो, ठीक है। मतलब आर ओ आर इज इक्वल टू के, ए की पावर भी जीरो और बी की पावर भी क्या है, जीरो है। तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, वन, ये आ गया के इंटू वन के होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो के की यूनिट क्या होगी, ये के वन से मल्टीप्लाई किया तो के की यूनिट क्या होगी, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकेंड। वेरी गुड। बट अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की कंसेंट्रेशन है कुछ वन, बी की ना भी हो बट ए की है, बी की जीरो है, दोनों को सम करो तो वन आता है। पावर को सम करने पे ही क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब एक की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इज इक्वल टू के, इसकी यूनिट क्या है, दैट इज मोल पर लीटर। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एनीथिंग रेज टू पावर इज वन, ये मोल और ये मोल कैंसिल हो जाता है, आर पार कैंसिल, लीटर और लीटर भी कैंसिल। के की क्या यूनिट आई, वन बाय सेकेंड। तो के की जो यूनिट है वो डिपेंड करेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। और एक चीज याद रखना कि के की वैल्यू कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करेगी, ये पॉइंट याद रखना। वैल्यू ऑफ के do not depend upon concentration of reactant. Should I repeat? No sir. यहां पे हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म होता है। मैंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर की हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर डेरिवेशन, हर ग्राफ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक। मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का छोड़ें। इस वीडियो के या इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे ये वीडियो पड़ेगी उसके तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। बाकी सपोर्ट करना, क्योंकि मैं अकेला हूं जो ये काम कर रहा हूं, मतलब मेरी टीम अभी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। माँ कसम सच में अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे मैं नेक्स्ट लेवल जाके पढ़ाऊंगा। अभी बोर्ड का है तो मैं बोर्ड ओरिएंटेड ही आपको पढ़ा रहा हूं। जहां मैं चीज़ याद करने के लिए बोल रहा हूं प्लीज़ वहां पे चीज़ को याद करें। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। पढ़ते रहें, हमेशा मेहनत करते रहें। याद रखना कि किसी की भी मेहनत मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, मेरा वाहेगुरु नहीं टालता। शुड आई रिपीट? नो सर। वंदे मातरम।